हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद मैं सीधे लग गई हूँ पढ़ाई में और आज का जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है ईवीएस। करेंटली मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अगर आप मेरी वीडियोस पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने 6th to 8th की साइंस बुक जो है वो पढ़कर कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ। ईवीएस में मेरा आज का जो टॉपिक था वो था इकोसिस्टम। ये जो बुक है ये मेरे ग्रेजुएशन की बुक है और इस बुक में हर एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया गया है। जैसे इकोसिस्टम को भी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया गया है। इकोसिस्टम में मैंने आज वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, इन सभी साइकिल्स के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ा है। इसके अलावा फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। और एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी है जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कितने टाइप का होता है इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे कि मैंने इस चैप्टर में पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम और सी शोर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। जनरली हम जब कोई नॉर्मल ईवीएस की बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम केवल एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इस बुक में एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के भी कितने पार्ट्स हैं, कितने टाइप्स हैं और सब में लाइफ कैसे इवॉल्व होती है, उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया है। ईवीएस पढ़ने के बाद आज का मेरा सेकेंड सब्जेक्ट जो था वो था हिमांशी मैम की बुक से 100 MCQs लर्न करना। आज मुझे चैप्टर 6 से 100 MCQs लर्न करना था, लेकिन चैप्टर 6 में एक टॉपिक है समेकित अधिगम। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मुझे समेकित अधिगम तो पता है, लेकिन समेकित अधिगम की जो टाइप्स हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे और जब मैं MCQs लगा रही थी तो मेरे बहुत बार क्वेश्चंस रॉन्ग हो जा रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक को यूट्यूब से बहुत अच्छे से पढ़ लूँगी और उसका एक नोट्स बना लूँगी, ताकि फ्यूचर में जब भी मुझे इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो तो मैं अपने नोट्स खोल कर देख सकूँ और उसे अच्छे से समझ सकूँ। लास्ट टाइम जब मैं इस बुक की चैप्टर 6 पढ़ रही थी तब मैंने समेकित अधिगम को ऐसे ही यूट्यूब से बस समझ लिया था, लेकिन जब मैं आज इसका दोबारा रिवीजन कर रही हूँ तो उसमें मुझे फिर से कन्फ्यूजन हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अच्छे से पढ़ लिया जाए और उसका एक नोट्स भी तैयार कर लिया जाए। ये जो हिमांशी मैम की बुक है ये NIOS पर बेस्ड है। NIOS के जितने भी बुक्स हैं उनका चैप्टर वाइज इसमें MCQs दिया हुआ है। NIOS के DLED का ही एक टॉपिक है समेकित अधिगम। तो मैंने बस YouTube पे सर्च किया समेकित अधिगम और बहुत सारे वीडियोस पॉप आउट हो गए। आप किसी भी वीडियो को क्लिक करके समझ सकते हैं। सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। समेकित अधिगम के जितने भी प्रकार हैं, जैसे विषय क्षेत्र के अंदर अधिगम, विषय क्षेत्र के बीच में अधिगम और विषय क्षेत्र के बाहर अधिगम, इन तीनों टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इस तरह से मैंने मॉर्निंग में लगभग 3 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। और सुबह उठकर पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि फ़र्स्ट हाफ में अगर आप अपने टारगेट का एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको पूरे दिन अपने टारगेट को अचीव करने की एक्साइटमेंट जो है वो बनी रहती है और आपको लगता है कि कब आप जल्दी से पढ़ाई करके अपना टारगेट अच्छे से अचीव कर लें।
पढ़ाई करने के बाद अब मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने। कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेले रहकर पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। जो एस्पिरेंट्स अपने घर से कहीं बाहर रहकर पढ़ रहे हैं वो मेरे से ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। जब हम घर से अलग रहते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं और हमारे ऊपर एक टाइप का सोशल प्रेशर भी होता है कि अगर इस बार रिजल्ट नहीं आया तो घर में क्या जवाब देंगे। एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। जैसे हम और लोगों की तरफ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर से ज़्यादा देर तक फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कभी मूवी देखने का मन करता है तो हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि इतने देर में तो एक मॉक टेस्ट सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर से प्रॉपर 3 टाइम का खाना बनाने में भी हमें टेंशन होती है कि उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम प्रॉपर 3 टाइम तो नहीं ही खा पाते हैं। मेरी मम्मी मेरे रूम से 30 किलोमीटर दूर रहती हैं। मैं चाहूँ तो उनसे हर संडे को जाकर मिल सकती हूँ, लेकिन मैं हर संडे को उनसे नहीं मिलती हूँ। इनफैक्ट जब से मैं रांची आई हूँ तब से मैं अपनी मम्मी से केवल एक बार मिलने गई हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी बेटी को अपनी मम्मी से मिलने का मन ना करे। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि जितनी खुशी मेरी मम्मी को मुझसे मिलने में अभी होगी, उससे कई ज़्यादा खुशी मेरी मम्मी को तब होगी जब मैं एक गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँगी। इसलिए मुझे पता है कि अभी एक एक दिन की क्या वैल्यू है। अगर हम अभी अपना एक दिन वेस्ट करते हैं ना तो हम बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट से पीछे हो जाते हैं। इसके साथ ही ये भी ख्याल आता है कि अगर मैं अभी थोड़ा इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हो जाती हूँ तो फ्यूचर में अपनी मम्मी के लिए स्टैंड ले पाऊँगी, उनके लिए कुछ कर पाऊँगी। अब बहुत लोग का यहाँ पर ये भी कहना होगा कि गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करना है, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करना है। देखिए, हमारी थिंकिंग अभी इतनी ब्रॉड हो गई है कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ स्पैन में ये देखा है कि जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब हो जाती है किसी भी एक मेंबर की, वो पूरा घर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। और ये एक गवर्नमेंट जॉब की बहुत बड़ी सच्चाई है। हम मिडिल क्लास लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब ही एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है और बहुत लोग मेहनत करते हैं और गवर्नमेंट जॉब ले भी लेते हैं। और अगर आपके अंदर मेहनत करने का गुण है तब आपको गवर्नमेंट जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर क्यों ना गवर्नमेंट जॉब के लिए ही ट्राई किया जाए। अगर आप बाहर रहकर पढ़ते हैं, स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं और ऊपर से आप मैरिड हैं, तो फिर ऐसी लड़कियों को सोशल एक्सेप्टेंस बहुत कम मिलता है। आज मैंने सीडीपी में एक एमसीक्यू पढ़ा था। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि लड़कियों के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है, और उसका आंसर था कि लड़कियों के लिए शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अतीत में उन्हें बुरी तरह से भेदभाव का शिकार बनाया गया है और ऐसा हर लड़की के साथ किसी न किसी लेवल पर ज़रूर होता है। स्पेशली अगर मैरिड लड़कियां घर से बाहर रहकर पढ़ती हैं तो सोसाइटी उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं करती है। बाहर के लोग अजीब अजीब तरह की बातें बनाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर बाहर गई है तो देखते हैं बाहर पढ़ाई करके क्या ही जॉब ले लेगी, क्या कुछ बन जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये बाहर रहकर पढ़ रही है तो इसको अपने फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। या फिर कुछ लोगों का ये भी सोचना होता है कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए अलग रहकर पढ़ाई कर रही है। पर कोई ये नहीं सोचता कि अगर मैरिड लड़कियां घर से बाहर रहती हैं और पढ़ाई करती हैं जॉब के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपनी फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपनी मदर को सपोर्ट करना चाहती हैं। आप खुद सोचिए, जब कोविड आया था तो सबकी हालत कैसी हो गई थी। अगर इन फ्यूचर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है और आपके पास पैसे ही ना रहे इलाज कराने के लिए, तो क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का। तो अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ होता है तो हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए और ख़ुद को इतना फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहिए कि इन फ्यूचर कभी भी किसी भी फैमिली मेम्बर को पैसे की कमी ना हो। जब मैं ऐसी बातों को सुनती हूँ तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरी मम्मी को, चाहे वो मेरी इन-लॉज़ हो या फिर मेरी मदर हो, उनको जब ऐसी बातों से गुजरना पड़ता है तो कभी कभी बहुत गिल्ट वाली फीलिंग होती है। मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली भी जो है वो सफ़र कर रही है। लेकिन ऐसी बातें हमें और ज़्यादा मोटिवेट भी करती हैं। मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ, और ज़्यादा फोकस्ड हो जाती हूँ, और ज़्यादा मेहनत करने लग जाती हूँ। और एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं और कितने ज़्यादा अपने गोल की तरफ डायरेक्टेड हैं और आपने कितना ज़्यादा सिलेबस कवर किया है। एंड ऑफ द डे एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए सिर्फ यही चीज़ मैटर करता है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, सब लोग अपने अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं।
किसी की भी स्ट्रगल ना ज़्यादा होती है, ना किसी की स्ट्रगल कम होती है। प्रकृति जिसको जितना देती है संघर्ष उतना करना ही पड़ता है, और यूनिवर्स जो है ना हम सभी के साथ न्याय करती है। इसलिए आपकी आज जो भी सिचुएशन है उससे बाहर आपको खुद को ही निकालना होगा। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना और कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। यहाँ पर मैं मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पढ़ रही थी। सैटरडे नाइट को मैंने मेंस्ट्रुएशन के 100 क्वेश्चंस बनाए थे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार मेंस्ट्रुएशन को अच्छे से पढ़ लेती हूँ। अगर आपको भी मेंस्ट्रुएशन यूट्यूब से फ्री में पढ़ना है तो एक सर थे आदित्य पटेल, मैं उन्हीं की वीडियो देख रही हूँ। आप चाहें तो वहाँ जाकर उनकी एक प्लेलिस्ट है और उन्होंने मेंस्ट्रुएशन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहाँ से मेंस्ट्रुएशन पढ़ सकते हैं। अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर रही हूँ। मेंस्ट्रुएशन को मैंने लगभग 1.5 आवर पढ़ा था और 1.5 आवर में मैंने बहुत कुछ नया सीखा है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा हाफ आवर का रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। शाम के 3:45 बज गए थे और यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 3:43 PM हो रहा है। और इसके बाद अब टाइम है इंग्लिश पढ़ने का। तो इंग्लिश में आज मैं वोकैब पढ़ रही हूँ। ये रानी मैम का वोकैब सेशन है। रानी मैम की यूट्यूब पर एक A to Z वोकैब की प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो उसको विज़िट कर सकते हैं अगर आपको अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है तो। रानी मैम ने A से Z तक के जितने भी वोकैब्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत सारे एग्ज़ाम से पूछे गए हैं या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट वोकैब्स हैं, उन सभी को पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक वर्ड के कम से कम रानी मैम ने 3 से 4 सिनोनिम्स तो ज़रूर बताए थे। मैंने सोचा है कि मैं हर दिन केवल 10 वर्ड्स करूँगी और आज भी मैंने रानी मैम के केवल 10 ही वर्ड्स लिखे थे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उन 10 वर्ड्स में टोटल 20 वर्ड्स हो गए, क्योंकि रानी मैम ने हर एक ऑप्शन के साथ भी डील किया है, हर एक ऑप्शन के भी मीनिंग सिनोनिम बताए हैं। तो उस तरह से टोटल 20 वर्ड्स मेरे आज के हो गए। और इस बार मैं क्या करूँगी कि मैं हर दिन उन 20 वर्ड्स को लर्न करके रहूँगी। अदरवाइज़ ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस वीडियो देखते जाइए, लिखते जाइए। अगर आप उसे लर्न नहीं करते हैं तो उसका कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। वोकैब लिखने के बाद मैंने उसे लर्न कर लिया। अब आज का लास्ट सब्जेक्ट है जो कि है करंट अफेयर्स। आज मुझे थोड़ी सर्दी भी है तो मुझे पढ़ने का उतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी मैंने हिम्मत करके लास्टली करंट अफेयर्स लिखना शुरू कर ही दिया। लास्ट टाइम जब मैंने करंट अफेयर्स लिखा था तो मैंने रशीद सर से लिखा था, लेकिन आज मैंने उनके यूट्यूब पर वीडियो सर्च की तो मुझे नहीं मिला उनका वीडियो, तो फिर मैंने आशीष गौतम सर से पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आशीष गौतम सर अड्डा 247 के टीचर हैं और करंट अफेयर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इस तरह से मैंने 7.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है और करंट अफेयर्स को लर्न मैं रात में करूँगी, क्योंकि अब बहुत देर से मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो अब मैं थक गई हूँ। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।